हरे कृष्ण बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे बेसिक टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का, एंड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। मतलब इस अकाउंट को बनाने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं जिससे हमें प्रॉफिट या तो लॉस मिलता है। अब जो भी प्रॉफिट लॉस हमें मिलता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, उस प्रॉफिट लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। अब समटाइम्स अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें जो प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है, और लॉस मिल गया है, उसके बाद भी अगर हमने कुछ खर्चे नहीं दिए, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमने कुछ खर्चे नहीं दिए जो देने ही चाहिए, जो ऐसे हैं जिसको हमें अगर लॉस भी हो जाए फिर भी हमें उन खर्चों को पे करना है, जैसे कि रेंट, सैलरी, मैनेजर कमीशन। ठीक है। अगर ये चीज़ें मिल जाएं तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट में से पहले ही माइनस कर देना पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं कि ऐसे खर्चे जो हमें किसी भी हालत में फर्म को देना ही देना है, ऐसे खर्चों को कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें क्या आता है, रेंट, सैलरी, मैनेजर कमीशन। ठीक है। इसके अलावा और भी आते हैं, बट फिलहाल आपको इतनी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, और 40,000 के प्रॉफिट में से जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ उसके बाद हमने देखा कि रेंट पे करना बाकी रह गया, मैनेजर कमीशन पे करना बाकी रह गया। तो रेंट मान लो कि 2,000 था, सैलरी 3,000 थी, और मैनेजर कमीशन 5,000 था। तो ओवरऑल खर्चा ये कितना बन के आ रहा है, 10,000। और ये खर्चा कैसा खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमें मिला हुआ है इसमें से हम 10,000 को इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट बच के आएगा, यानी कि जो 30,000 का हमें प्रॉफिट बच के आया हुआ है, इसको हम एप्रोप्रिएट करेंगे। जिस भी तरीके से हमें एप्रोप्रिएट करने को कहा जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स के बीच में हम प्रॉफिट को अलग अलग तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एज पर प्रिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है हमें, जैसे देखो वो क्वेश्चन में कहेगा कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, पार्टनर को सैलरी दे दो, पार्टनर को कमीशन दे दो। तो इन तरीकों से हम जो प्रॉफिट निकला है, जो हमें 30,000 प्रॉफिट निकला है, वो इन तरीकों में बांट देते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 30,000 का प्रॉफिट है पूरा पूरा इनमें बढ़ जाए। ऐसा हो सकता है कि 30,000 का प्रॉफिट है वो इनमें समवेयर अराउंड 20,000 का यूज़ हो गया, 20,000 इस सब बढ़ गया, और जो बाकी का 10,000 प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में ही जाएगा, पार्टनर के ओल्ड जो पार्टनर का रेशियो है उस रेशियो में। ठीक है। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें समझ में ना आपको आनी ही चाहिए क्या होती हैं। अब चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट है जो आपको, जिसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो देखते ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह का हमारे पास हमें फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, दैट इज पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। इस तरीके से आपको कॉलम्स फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। इसका ये डेबिट साइड है और इसका ये क्रेडिट साइड है। आपको ऊपर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको डेट दी है क्वेश्चन में वो। ठीक है। मैं जस्ट ऐसे ही हाइपोथेटिकल डेट डाल दी है। चलें अब देखते हैं। आपको इस तरीके से पहले तो फॉर्मेट क्रिएट करना है। फॉर्मेट बना लिया। अब समझना हमें ये है कि इस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहले तो आपको ये चीज़ पता होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इस अकाउंट को बनाने जाओगे और आपको पता है कि इस अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और इस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में वही चीज़ें ढूंढनी है, इसके अलावा दुनिया से तेल लेना है। ठीक है। बाकी इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको कुछ ही चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जो इसमें आती हैं। अब इसमें वो चीज़ें क्या क्या आती हैं तो देखें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है
प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहली चीज़ आती है प्रॉफिट, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करिए, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस का अगर हमें लॉस मिला हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ इट इज नेट लॉस। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा है प्रॉफिट का, वो सारा का सारा डेबिट साइड आएगा। देखो जैसे कि क्या, इसका रीजन मैं अभी भी इसका रीजन ही बताता हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास जब हमारे पार्टनर है धनीराम, मनीराम, सुखीराम, तो पहले ये ऐसा लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे और तीनों की जो अमाउंट है वो यहाँ लिखेंगे, एंड फिर तीनों के अमाउंट को ऐड करके इकट्ठा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। फिर अगर किसी एक पार्टनर को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम उसको लिखेंगे, फॉर एग्जांपल डी को देना है तो टू डीज कैपिटल, टू डीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू डीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर इंडिविजुअल पार्टनर को देना है तो, समझ में आया? चलिए, वही अगर सभी को देना है तो इस तरीके से लिखना है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, चाहे वो सैलरी देना हो, चाहे वो कमीशन देना हो, तो इसी तरीके से देंगे। ठीक है, और बाकी अगर सैलरी देनी है तो दूसरी चीज़ आती है हमारे पास सैलरी, तो टू सैलरी अकाउंट। अब सैलरी हमें किसे देनी है, धनीराम को देनी है, मनीराम को देनी है, सुखीराम को नहीं देनी है, तो दोनों की सैलरी ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, एंड देन इसका टोटल सम वहाँ लिख देंगे। फिर बाद में कमीशन देना है पार्टनर को, तो कमीशन सिर्फ और सिर्फ हमें सुखीराम को देना है, एस को देना है, तो टू क्या लिखेंगे, टू एस कमीशन अकाउंट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इस अमाउंट को भी यहाँ लिख देंगे। तो बेसिकली सिर्फ इतनी चीज़ें इसमें आएंगी। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ अगर फर्म ये चाह रही है कि हम अपने बचे हुए प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व भी रखें, तो हम उसको जनरल रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं, और वो चीज़ भी इसी में आती है। ठीक है, इस तरीके से हम बात देते हैं। अब क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट के अलावा एक और चीज़ आती है, दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर से ड्राइंग कर रखी है तो उस पर जो भी मिलने वाला इंटरेस्ट है वो यहीं पे आता है। फॉर एग्जांपल तीनों पार्टनर ड्राइंग कर रखी है, तो धनीराम, मनीराम और सुखीराम, तीनों पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा और यहाँ पर लिख करके अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें आती हैं और कुछ नहीं आता। अब लास्ट चीज़ इसमें बच जाती है क्या, कि अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आता है, बैलेंस ज़्यादा आता है, तो हम क्रेडिट साइड के जो बैलेंस का अमाउंट आया है उसी को हम क्रेडिट साइड के टोटल बॉक्स में लिखेंगे, और डेबिट साइड के टोटल बॉक्स में भी उसे ही लिखेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर बाद में हम डेबिट साइड का जो भी अमाउंट है टोटल करेंगे उसको, और क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस करके एक बैलेंस निकालेंगे, और अगर वो बैलेंस जो भी बैलेंस निकलेगा उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाएगा, टू डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो तीनों में बटेगा, तो धनीराम, मनीराम और सुखीराम। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वी आर डूइंग फॉर द प्रॉफिट, तो बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे किस नाम से, टू डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से। अगर डेबिट साइड का अगर अमाउंट ज़्यादा आता है तो डेबिट साइड का टोटल हम यहाँ लिखेंगे दोनों बॉक्स में। फिर बाद में यहाँ पे वो किस तरीके से लिखा जाएगा,
बैलेंस किस तरीके से निकाला जाएगा, 2 पाई डिविजिबल लॉस के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। और वो लॉस भी तीनों पार्टनर में ही बटेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, पार्टनर में बटेगा। ओके, इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करते हैं। अब एक क्वेश्चन समझ लो, जनरली बच्चों के रहता है कि सर यहाँ पे हम क्यों सारे खर्चे लिख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो देखो, ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसका नेचर क्या होता है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। क्या होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट। तो जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं बेटा, इसमें जितने भी खर्चे जितने भी लॉस होते हैं वो हम सारे यहाँ पे लिखते हैं। तो यानी कि डेबिट साइड में, तो आप लिखो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, और क्रेडिट साइड में क्या होता है, सारे इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी इनकम एंड गेन हो रहा है आर क्रेडिट, वो सारे के सारे क्रेडिट साइड जाते हैं, ठीक है। तो अब आप समझोगे, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो खर्चे हैं ही नहीं, ये तो हम पार्टनर को दे रहे हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बट लेकिन गलत बात है। क्या गलत बात है कि देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना, जिसमें जो बिजनेस होता है वो अलग होता है और जो पार्टनर होते हैं वो अलग होते हैं। तो जितने भी एंटिटी होते हैं इसमें, बिजनेस एंटिटी एंड द बिजनेसमैन, दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट। हाँ सॉरी, मैंने कॉन्सेप्ट गलत बता दिया। सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या कॉन्सेप्ट है वो, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो उसी तरीके से जो अकाउंट है, ये अकाउंट जो है वो बिजनेस का अकाउंट है। तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस के पास पैसा आया, प्रॉफिट आया भैया हमारे पास, ठीक है, वो लेके खड़ा हो गया। अब मान लो कि ये बिजनेस खड़ा है, ये बीच में खड़ा है, बिजनेस के पास प्रॉफिट आया, और वो अब जो अकाउंट बनाया गया वो क्या अकाउंट बनाया हुआ है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो नॉमिनल नेचर क्या कहता है, जो भी खर्चे होंगे सारे के सारे डेबिट में होंगे, जो भी प्रॉफिट होगा सारे का सारा क्रेडिट में होगा। तो जो बिजनेस है, बिजनेस खड़ा हुआ है इस तरीके से, अब उसके पास पैसा आया, उसके पास गेन आया, उसके पास प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट उसने लेकर के अपने जेब में डाल लिया इस तरफ, ठीक है। अब उसको पार्टनर्स को पैसा देना है, पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को क्या देना है, सैलरी देनी है, पार्टनर को क्या देना है, कमीशन देना है। तो कहाँ डालेगा, वो डेबिट से डालेगा, ठीक है, यहाँ से निकाल के डेबिट से डालता रहेगा। तो इस तरीके से नॉमिनल नेचर वर्क करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप जो मैंने समझा है आपको समझ में आएगा, और अगर कुछ भी चीज़ ऐसी रह रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जो भी आपका डाउट है, एंड मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। और इस तरीके इसको देख करके आप अपने क्वेश्चंस को फॉलो करें, क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हरे कृष्णा।